तो वीडियो शायद प्रिंस से होते जो कहता है तुम्हारा इरादा समझ में आ रहा है, लेकिन वो वही है जिसने 12 नॉर्थ सी मेडन में से बिंगसोल को हराया था। मैं ऐसा खतरा नहीं उठा सकता, बिल्कुल नहीं। तो वो टोपी वाला आदमी कहता है क्या इसका मतलब ये है कि आप मुझे काबिल नहीं मानते? तो प्रिंस कहता है इसका मतलब है कि मैं ओवरलॉर्ड ब्लेड को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। आपके बिना हमारा इवॉल्व ग्रेट डिजाइन नामुमकिन होगा। तो दूसरा आदमी कहता है जबकि नॉर्थ की कमांडमेंट्स ब्लू वुल्फ को रिस्पेक्ट दिखाने को कहता है, लेकिन वो उसे चुनौती देने से मना नहीं करता। आपकी चिंता को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट प्रिंस पहले हम उसकी टेस्ट लेना चाहते हैं। तो हबीबुल्ला जोश में खड़ा होते हुए कहता है बिल्कुल बिल्कुल ये मेरी इच्छा है। ओवरलॉर्ड ब्लेड को इसमें शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी का भी सक्सेसर हो। मैं हबीबुल्ला उसे कुचल दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा आदमी इसकी ये बातें सुनकर बस शक्ल बना रहा होता है। तभी टोपी वाला कहता है अच्छा तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। उसका नाम ब्लू वुल्फ है जो नॉर्थ सी के गार्डियन डीआईटी के समान है, इसीलिए बेकार तरीकों को सहारा मत लेना और ना ही डिसरिस्पेक्ट करना। उसके कुछ टाइम बाद जब सब लोग चले गए होते हैं तो प्रिंस उसे आवाज लगाता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है। प्रिंस कहता है इस मामले में फेल होना कोई ऑप्शन नहीं है। हमें ऐसे किसी भी सिचुएशन में बचना चाहिए जिसमें हमारे दादाजी तलवार निकाल ले। अगर एक भी चीज गलत हो जाती है तो दक्षिण अभियान सिद्धांत जिसने पहले महान ओवरसीयर को डार्क हेवन मार्शल एम्पर के जरिए से प्रभाव हासिल किया और नॉर्थ सी के लिए हमारा इवॉल्व ग्रैंड डिजाइन खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए हमें जो चाहे करना पड़े हमें जीतना ही होगा, चाहे इसका मतलब दादाजी को गुस्सा दिलाना ही क्यों ना हो। तो वो आदमी कहता है प्लीज चिंता मत करो, ओवरलॉर्ड ब्लेड अपनी स्वॉर्ड नहीं निकालेंगे क्योंकि ब्लू वुल्फ हमारे हाथों ही मरेगा। तो प्रिंस कहता है ठीक है तुम जाओ जाओ। तो वो झुकते हुए कहता है ठीक है, मैं निकला गड्डी लेके। उसके बाद वो निकल जाता है। तो प्रिंस कहता है इसका क्या मतलब है गड्डी लेके? और वो पिछली चीजों को याद कर रहा था जब उसने एमसी को पहली बार देखा था थर्ड प्रिंसेस के साथ, और कहता है मेरे अलावा किसी और आदमी को देख के मुस्कुराने की हिम्मत कैसे की? और मुझे आदमी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है क्योंकि वो तो उसकी बहन है ना। मैं सोच रहा हूँ कि तुम कब तक मेरे लिए डिसरिगार्डिंग करती रहोगी, इससे बच निकलने की उम्मीद तो बिल्कुल मत रखना। उसका सीन शीट होता है थर्ड प्रिंसेस के साथ जहाँ पे वो खिड़की पे खड़ी होती है और उसकी माँ आते हुए कहते हैं क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाल सकती हो? तो यंग लेडी कहती है ओह प्लीज, मैं तो पूरा दिन ही नल्ली बैठी रहती हूँ, अगर आप नहीं भी कर सकते तो भी आपको परवाह नहीं है। योर मैजेस्टी आइस क्वीन। तो क्वीन मुस्कुराते हुए कहते तुम जानते हो कि इस तरह खुलेआम दुश्मनी दिखाने से सामने वाला सतर्क हो जाता है। खूबसूरती और आकर्षण से मुस्कुराने का ये और भी कारण है। तो यंग लेडी कहती है कैसे कोई फर्क पड़ता है, आप तो इस वजह से अपनी सुरक्षा भी कम करने वाली नहीं है मदर। तो क्वीन कहते हैं हाँ ये तो सच है। तो वह कहते हैं तो मामला क्या है? तो उसकी मदर कहती है सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे बाबू से कुछ कहना है। इसे सुन के यंग लेडी शर्माते हुए कहते वो मेरा बाबू नहीं है। उसकी मदर कहते अरे वाह, मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि वो कौन है ना। और उसे चिढ़ाते हुए कहती है मुझे हैरानी है कि आखिर मेरी बेटी के मन में क्या है। इसे सुन के यंग लेडी भी शर्मा रही होती है लेकिन गुस्सा करते हुए कहती है अगर आप मुझे यहाँ पे चिढ़ाने के लिए आई है तो प्लीज यहाँ से चले जाइए। तभी उसकी मदर कहती है क्या तुमने ओवरसीयर और मार्शल एम्पर के बारे में चर्चा की है? तो यंग लेडी कहती है अभी तक तो नहीं। तो वो कहती है सचमुच, मैंने तो पहले सोचा था कि तुमने पहले कर लिया होगा। खैर इस पे बात करते समय पहले इस एम्परर के ट्रेनिंग की जगह को घूमते हुए इवन फॉल के सीक्रेट्स को सामने लाने की पॉसिबिलिटी का भी जिक्र क्यों नहीं किया है? इसे सुन के यंग लेडी थोड़ी चौंक जाती है और उसकी मदर आगे कहती है यंग लेडी कहती है क्या ये वो जगह जहाँ पे इटरनल आइस क्रिस्टल है? तो उसकी मदर कहती है हाँ बिल्कुल, आइस एम्परर को छोड़ के वहाँ पे कोई और नहीं जा सकता, लेकिन ब्लू वुल्फ इस रूल के लिए एक्सेप्शन है, वो वहाँ पे जा सकता है आराम से। तुम्हें क्या लगता है उसका इंटरेस्ट जगाने के इतना काफी होना चाहिए है ना? अगर रिक्वेस्ट आपकी तरफ से आती है तो इसका इकलौता रास्ता है इसे एक्सेप्ट करना और उसे निभाना है, भले ये गलत हो है ना। यंग लेडी कहती है आप उसे खुद जाके क्यों नहीं बताती? उसकी मदर कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं खुद करूँ? तो यंग लेडी कहती है ओ नहीं ऐसा मत करना। और उसकी मदर जाते हुए कहती है चिंता मत करो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है स्वॉर्ड सेन के सक्सेसर के लिए। आखिरकार आइस क्वीन होने के नाते मुझे ब्लू वुल्फ के लिए इतना तो करना ही चाहिए है ना। इसके अलावा तुम्हारे प्यारे आइस एम्परर भी, और उन्होंने मुझे खुद कहा है कि ऐसा मैं कुछ ना करूँ जिनसे उसका गुस्सा बढ़ जाए है, मानो मैं कोई बेवकूफ हूँ। तभी यंग लेडी कहती है मदर क्या आपने नॉर्थ सी के आइस क्वीन के रूप में ये शपथ नहीं ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए आप आइस एम्परर का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी? कब और किसे, क्या आपने वो शपथ ली थी? इसे सुन के उसकी मदर एक पल के लिए शांत हो जाती है, फिर कहती है अगर तुम मेरी बेटी हो मैं सचमुच ऐसे तेज तर्रार बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मुस्कुराती वहां से निकल जाती है। यंग लेडी भी उसी को ही देख रही होती है और सीरियस होते हुए कहते हैं तुम कब तक, क्या तुम बीते हुए दिनों की बात तुम्हें फंस गई हो? ओ मदर क्या होगा? उसका सीन शिफ्ट होता है किसी जगह पर जो मुझे नहीं पता है। एमसी और किसी सर्वेंट को देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। एमसी उस जगह को देखते हुए मन में कहता है यंग लेडी ने मुझे बुलाया तो मैं उसके पीछे चला गया, लेकिन हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? और वो जब बाहर आके देखता है तो थोड़ा चौंक जाता है और वो बाहर के नज़ारे को देखते हुए कहते हैं ओह वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आइस पैलेस में ऐसी जगह भी होगी, और वेस्ट लेक का नाइट का सीन काफी अलग है। खैर वो यंग लेडी कहाँ है जिसने मुझे बुलाया था? इतना सोचने के बाद वो इधर उधर देख रहा होता है, तभी उसे कुछ धुन की आवाज आती है और वो उस तरफ जाते हुए कहता है क्या ये पीपा की मेलोडी है? और वो उस गाने का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है और जाके देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे यंग लेडी पीपा को बजा रही होती है और मन में कहता है वो यंग लेडी। तभी यंग लेडी पीपा को बजाते बजाते अपनी आंखें खोल लेती है
तो एमसी उसे इस तरह देख के थोड़ा ब्लश करने लगता है और मन में कहता है अगर नॉर्थ सी की गॉडेस एग्जिस्ट करती तो क्या वो इसी की तरह नहीं दिखती। ब्लू मून, नॉर्थ सी की लहरें और ठंडी रात की हवा इस धुन के साथ मुझे घेर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक सुंदर सपना है जो हमेशा बना रहेगा। और एमसी इतना सोचते सोचते उस धुन में खो जाता है। तभी यंग लेडी उस धुन को बजाना बंद कर देते तो एमसी होश में जाता है और मन में कहता है उसने बजाना बंद क्यों कर दिया। यंग लेडी कहते हैं मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। तो एमसी कहता है नहीं, शायद मैं ही वो इंसान था जिसने शोर मचाया। तो यंग लेडी कहती है मैं बचपन से ही यहाँ अकेले आती रहती हूँ। यहाँ नॉर्थ सी में बात करना और सभी मुश्किल, बेकार और मुश्किल चीजों को भुला सकता है। और जब मैंने इस जगह पर अपना पीपा बजाया तो मेरा मन शांत हो गया। एमसी मन में कहता है कोई हैरानी नहीं, वो बहुत कोजी लग रही है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उसके अपने मन को शांत क्यों करना पड़ा। तभी यंग लेडी कहते हैं तुम क्यों नहीं। तो एमसी से सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो यंग लेडी कहते हैं मुझसे मेरे द्वारा आपको दिए गए धोखे के बारे में पूछ रहे हो। तो एमसी कहता है ओ क्या कभी यंग लेडी ने मुझसे झूठ बोला है। तो वो कहते हैं नहीं, कभी नहीं, लेकिन दूसरों को धोखा देने के लिए तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी सिर्फ चुप रहना ही काफी होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ तक कि जिस कारण से आप नॉर्थ सी में आए थे, क्योंकि मैंने डिवाइन मॉन्क से एक शर्त रखी थी और मांग की थी कि बदले में आपको नॉर्थ सी भेजा जाए। तो एमसी कहता है बिल्कुल उम्मीद जैसा, मैंने सोचा था कि मामला यही है। यंग लेडी कहती है क्या आप परेशान है। तो एमसी कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे तो बस उसका स्पिटफुल चेहरा याद आ रहा है। और शर्माते हुए कहता है यह आना बिल्कुल पूरी तरह से मेरी पसंद थी। तो यंग लेडी कहते हैं लेकिन स्कॉलर वून, मैंने तुम्हें ये भी नहीं बताया आइस एम्परर पर सीक्रेट हमले के बारे में या तुम्हें उनके प्रोटेक्टर बनने के बारे में। तो एमसी कहते हैं ओह वो ठीक है, वैसे भी इससे मेरी पसंद नहीं बदलेगी। तो यंग लेडी कहती है ओह आखिरकार आप एक अच्छे इंसान है ना। तो एमसी शर्माते हुए कहते हैं क्या नहीं नहीं, मुझे अच्छा कहने के लिए मार्शल एम्परर वो पहले ग्रेट ओवरसीयर की स्वॉर्ड है। तो एमसी से सुन के हैरान होता है और मन में कहता है ओवरसीयर क्या ये आमतौर पे ताओइज्म में एक हायर रैंक इंसान का टाइटल नहीं है। फिर भी परफेक्ट पहला महान। वो दोनों जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट के साथ नॉर्थ सी में आए और ओवरसीयर ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने बिना किसी कॉज के अपने मार्शल आर्ट को आगे बढ़ाने का ऑफर किया और उन्होंने उस विद्रोह में नॉर्थ सी से कॉपरेशन करने की रिक्वेस्ट की। और जो वो करने वाले थे बिना कोई रिएक्शन मांगे अपनी मार्शल आर्ट दिखाने के बाद वो वहां से चले गए। उस दिन से नॉर्थ सी को दक्षिण अभियान गुट और दक्षिण आत्मीयता गुट में बांटा गया, प्रिंस और प्रिंसेस के साथ ही। लेकिन अब जब ब्लू वुल्फ यहाँ आ गया है तो सिचुएशन जल्दी शांत हो जाएगा। नॉर्थ सी में कोई भी ब्लू वुल्फ की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकता है। जब तक तुम जिंदा हो तब तक दक्षिण अभियान गुट खत्म हो जाएगा। हालांकि तुम्हें दो चीजों के लिए तैयार रहना होगा। तो एमसी कहता है तैयार किस बारे में। तो वो कहते हैं दक्षिण अभियान गुट के लीडर चुपचाप पीछे नहीं हटेंगे और पक्का से तुम्हें चुनौती देंगे। दूसरा पहले मान ओवरसियर का, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा है क्योंकि तुमने उसकी प्लानिंग खराब कर दी है। एमसी मन में कहता है पहले मान ओवरसियर, मुझे नहीं पता कि वो किस तरह के विद्रोह की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ टाइटल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है। तो एमसी कहते हैं क्या यंग लेडी साउथ एफिनिटी ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो यंग लेडी हैरान होते हुए कहता है क्या मैं, और नीचे उतरते हुए कहते हैं मैं उस तरफ हूँ जहाँ मुझे बेनिफिट होगा। एमसी कहता है तुम्हारा मतलब उस तरफ जहाँ नॉर्थ सी को फायदा पहुंचेगा शायद, हालांकि फायदे के क्राइटेरिया थोड़े अलग हो सकते हैं। तो एमसी कहता है वैसे भी लोगों की सोच अलग अलग है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो सभी को खुश कर दे। मैं यंग लेडी के किसी भी फैसले पर साथ दूंगा। इसे सुन के यंग लेडी उसकी ओर हैरान से देख रही होती है। उसको देखते आसमान की ओर जहाँ पे कोई चिल्ला रहा होता है, मुझे नहीं पता कौन है। उसको यंग लेडी कहती है तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो। तो एमसी कहता है क्योंकि आपने सब कुछ बता दिया। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि अगर मैं गुस्सा भी हो जाऊं तो तुम्हें अकेले सहना होगा। मैं ऐसी यंग लेडी के फैसले पर भरोसा करता हूँ। और शर्माते हुए कहता है फिर भी किसी ब्यूटी का साथ जीतने के लिए एक चापलूसी हो सकती है। तो यंग लेडी कहती है हाँ मैं समझ गई, लेकिन ये मुझे बहुत स्वीट लगता है। प्लीज आइस एम्परर से रिक्वेस्ट करना कि वो आपको पिछले आइस एम्परर के ट्रेनिंग हॉल में जाने दे। वहाँ शायद तुम इवन फॉल का असली सीक्रेट जान पाओगे। इसे सुन के एमसी अपनी आंखें बड़ी कर लेता है और उसे कहता है लेकिन क्या मैं बिना सोचे समझे उस ट्रेनिंग एरिया में एंटर कर सकता हूँ। तो यंग लेडी कहते हैं चिंता मत करो क्योंकि तुम ब्लू वुल्फ हो। वैसे ये देखकर अच्छा लगा कि आपको वो सुबह की सैर पसंद आ गई जो मैंने वो आपको दी थी। तो एमसी अपने हाथ में रखी हुई शॉट को देखते हुए कहते हैं अच्छा ये डिस्टिनेटिव है, फिर भी किसी तरह से मुझे इसमें से एफिनिटी सेंस हो रहा है। क्या इस शॉट के पीछे भी क्या कोई कहानी हो सकती है। तो यंग लेडी कहती है मैं खुद भी कुछ नहीं जानती। जब ये स्वॉर्ड खुद आइस एम्परर ने मुझे दी तो मैंने सिर्फ ये सुना था कि ये स्वॉर्ड आइस पैलेस में पीढ़ियों से चली आ रही है। एमसी घबराते हुए कहता है क्या इसे आइस एम्परर ने दिया था, तो फिर एक अनमोल चीज है जो मैं नहीं कर सकता। तो यंग लेडी कहती है ये ठीक है, वैसे भी मैं इस चीज के लायक नहीं हूँ। वैसे क्या स्वॉर्ड का इस्तेमाल ब्लू वुल्फ के लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। एमसी उसे देखते हुए मन में कहता है क्या माफी, ओ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आइस क्वीन ने बैंक्वेट में मेरी पहचान रिवील कर दी थी। और कहता है मैं ऐसी सिचुएशन में इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम इसे एक्सेप्ट करोगे और जब भी तुम उस शॉट को देखोगे तो मेरे बारे में याद आएगा। तो मैं इससे ही खुश हूँ। एमसी मन में कहता है वो एक ऐसे इंसान की तरह क्यों बोल रही है जिसने हार मान ली हो। तभी एमसी को एहसास होता है कि पीछे से कोई आ रहा है और वो उस तरफ देखता है। तो यंग लेडी कहती है क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या। तो एमसी कहता है नहीं, कोई इस तरफ आ रहा है, मुझे लगता है तुम्हें चले जाना चाहिए। तो यंग लेडी कहती है बिल्कुल चिंता मत करो, ये पॉसिबली वो है जो मुझसे मिलने आ रहा है और ये कोई और नहीं फर्स्ट प्रिंस होता है। एमसी मन में कहता है ये कौन है। फर्स्ट प्रिंस आते हुए कहता है स्वॉर्ड सेन के सक्सेसर को देखना सम्मान की बात है। और ग्रीट करते हुए कहता है मैं नॉर्थ सी आइस पैलेस का फर्स्ट प्रिंस हूँ। एमसी मन में कहता है मामले को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो यंग लेडी से बैटल कर रहा है और उससे कहता है वो आपसे भी मिलकर खुशी हुई, मैं वो नहीं हूँ।
तो वो कहता है मुझे यंग लेडी से कुछ बात करनी है, इसीलिए क्या आप हमें कुछ पल के लिए अकेला छोड़ सकते हैं। एमसी सुन के कुछ नहीं कहता और मन में कहता है दरअसल मैं उसे अकेला छोड़ने के लिए अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो एमसी कहता है क्या तुम इसके लोग के हो? तो यंग लेडी भी हाँ कहती है, जब तक मुझे मेरा नाम याद रहेगा मैं ठीक हूँ। इसे सुन के प्रिंस कुछ नहीं कह रहा होता है, लेकिन उसे देख के पता चल रहा होता है कि वो गुस्से में है। तो एमसी जाते हुए कहता है तो फिर ठीक है मैं चलता हूँ। इतना कहने के बाद एमसी वहां से आके निकल जाता है। उसका देखते ही यंग लेडी और फर्स्ट प्रिंस अकेले होते हैं और उसके बाद हम देखते हैं यंग लेडी अपने हाथों को पीपा पे ले जाती है बजाने के लिए और प्रिंस कह रहा होता है क्या तुमने मुझे ये दिखाने के लिए बुलाया था? तो यंग लेडी कहते हैं अगर तुम यही सोचते हो तो पॉसिबली यही मामला है। तभी प्रिंस कहता है हालांकि मैंने वादा किया था कि मेरी एकमात्र आइस क्वीन आप होंगी, क्या आखिर में आप उस सिचुएशन में खुश नहीं हो सकती? यंग लेडी कहते हैं क्या ये वही बात नहीं है जो एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन से कहता है? प्रिंस कहते हैं हाँ, क्या आपको ये पहले से अंदाजा नहीं है कि आप हमारे रॉयल फादर के बायोलॉजिकल बेटी नहीं है? तो यंग लेडी कहती है मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि ऐसे बेकार अफवाहों पर भरोसा कर लूं। तो प्रिंस गुस्सा होते हुए कहता है तुम जानते हो कि ये ब्रेसलेस रूमर भी अलग होते हैं जब उनका रिश्ता आइस एम्परर से हो। नॉर्थ से ही नहीं यहाँ तक कि पूरी दुनिया भी उसके जरिए धोखा खा सकती है। तो यंग लेडी कहती है अगर ये अफवाह सच भी हो तो भी मेरे रॉयल फादर आइस एम्परर है, इसीलिए दुर्भाग्य से मैं कभी भी तुम्हारी आइस क्वीन नहीं बन पाऊंगी बड़े भाई। तो प्रिंस कहता है तुम इसके लिए रिग्रेट करोगी। तो यंग लेडी कहती है ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे मारने के लिए तैयार हो बड़े भाई। तो प्रिंस गुस्से में कहता है मैं तुम्हें एक चीज क्लियर बता दूं, अगर मेरे अलावा कोई भी तुम्हारा नाम जान ले तो वो इंसान पक्का ही मर जाएगा और तुम्हें उनकी मौत का गवाह बनना होगा। इसे सुन के यंग लेडी कुछ नहीं कहती, बस अपना पीपा बजा रही होती है और गुस्से में कहती है अगर ऐसा हुआ तो मैं मौत को भी खुशी से एक्सेप्ट करूंगी, उसके साथ जिसे मैंने चुना है, उसके साथ जिसे मेरा नाम पता है। इसी के साथ वहाँ पे थोड़ी ठंडी शांति फैल जाती है। फिर यंग लेडी कहती है अच्छी हवा चल रही है, मैं अकेले रहना चाहती हूँ इसलिए चले जाओ। इसे सुन के वो जाते हुए कहता है अगर मुझे गुस्सा दिलाना ही तुम्हारा इरादा है तो तुम कामयाब हुई हो, वो भी बहुत ज्यादा। इतना कहने को वहां से निकल जाते हैं और यंग लेडी उसी को देख रही होती है। उसके अगले दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हमसे घोड़े पे होता है और मन में कहता है आइस एम्परर ने मुझे ट्रेनिंग हॉल में एंटर करने की परमिशन इतनी आसान से दे दी, आखिरकार ब्लू वुल्फ कहलाना इतनी बड़ी बात है। वो इटर्नल आइस क्रिस्टल का नाम आइस स्प्लिट कहा गया था है ना। मुझे हैरानी है कि यंग लेडी के गार्ड्स को आइस घोस्ट कहा जाता था जो नॉर्थ सी की प्रोटेक्शन करने वाली डिवाइन चीज थी। तभी उसके साथ आई हुई लड़की कहती है ओह वहाँ वहाँ। तो एमसी भी उधर देख रहा होता है और मन में कहता है कि ये पहले के आइस एम्परर की ट्रेनिंग ग्राउंड है, कोई भी पेड़ या घास नहीं, सिर्फ बिखरे हुए पत्थर है। तभी तेज वहां से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है तुम कौन हो? तो एमसी उधर देखने लगता है तो वहाँ पे 3 लोग खड़े होते हैं और उनको देखते हुए मन में कहता है वो पिछले पीढ़ी के बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ नॉर्थ सी की विरासत की सुरक्षा में बिता दी। और देखते कि वो लड़की उनके पास गई होती है और उनकी बात को ट्रांसलेट करते हुए कहती है वो कह रहे कि आप उनको इवन फॉल दिखाइए। तो एमसी भी स्वॉर्ड उनको देते हुए मन में कहता है वो स्वॉर्ड को नहीं निकालेंगे है ना। और देखते कि वो आदमी हाथ में इवन फॉल को लेके देखने लगता है और वो स्वॉर्ड वापस देके एमसी को कुछ कहने लगता है। जो लड़की ट्रांसलेट कर रही होती है वो कह रहे कि वो हमें गाइड करेंगे इसलिए उनको फॉलो करो। उसका देखते वो सभी किसी जगह पे जा रहे होते हैं। एमसी उस आदमी को देखते हुए मन में कहता है अजीब है, आइस एम्परर के मुताबिक उन्हें इवन फॉल को देख के प्लेस्ड होना चाहिए लेकिन मैं तो कोई खुशी नहीं देख पा रहा। उसका देखते हुए टोपी वाला बूढ़ा आदमी उस लड़की से कहता है अब तुम छोड़ दो। तो वो लड़की कहते हैं माफ करना लेकिन आइस एम्परर ने मुझे इंतजार करने का ऑर्डर दिया है। तो वो आदमी गुस्से में कहता है तुम। तो वो लड़की डर जाती है और वो आगे कहता है तूने कब से मुझे डिसओबे करना शुरू कर दिया?